नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो अब 2023 में तो हम लोग प्रवेश कर ही चुके हैं। सो ये नया साल भी है। तो उस लिहाज से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी चीज ये कि अब 2024 को लेकर दौड़ भी तेज हो गई है। तो उस नज़र से अगर देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं। अगर बात हम भाजपा की करें तो वहां तो चर्चा है कि संगठन के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी बदलाव होंगे। अगर बात सरकार की जाए तो 2021 के बाद ये रिसफल होगा। 2021 में जो रिसफल हुआ था उसने बड़ा चौंकाया था, क्योंकि उस रिसफल में रविशंकर प्रसाद का पत्ता कट रहा है, प्रकाश जावड़ेकर का पत्ता कट रहा है। किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। और वो उस समय की सियासी जरूरतों के हिसाब से निर्णय लिया गया। अब जो रिसफल होगा उसके पहले जो संसदीय बोर्ड में हुआ, क्या उस तरीके का कुछ होने जा रहा है? यह सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ है क्योंकि चर्चाएं तो बहुत चल रही हैं। हम उन चर्चाओं पर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी यह तो कहा ही जा रहा है कि जो ये रिसफल होगा वो 2024 को देखते हुए किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि इसमें नए चेहरे भी आएंगे, कुछ लोग बाहर भी जाएंगे। अब वो कौन होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन रिसफल की चर्चा तो है। फिर अगर संगठनात्मक बदलाव की बात करें तो क्या जेपी नड्डा के जाएंगे और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि CR पाटिल की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने बड़ी प्रशंसा की थी कि किस तरह से गुजरात में जो उनका अपना संगठनात्मक कौशल रहा उसके कारण 156 सीटें जीत पाए 182 में से। अब ये जो बात उठी कि क्या कोई इस तरह की, तो ये जो बात उठी उसके पीछे की वजह है। देखिए 2024 में जब आम चुनाव था और उस आम चुनाव में अमित शाह के पास उत्तर प्रदेश का प्रभार था और वहां उन्होंने जिस तरीके का प्रदर्शन किया था उसके बाद में प्रधानमंत्री ने बड़ी प्रशंसा की थी। मतलब तब तो भाजपा जीत कर आई थी और जीतने के बाद जो है, चूंकि नरेंद्र मोदी ही PM उम्मीदवार थे, तो इस लिहाज से कहा जा रहा, तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की और मैन ऑफ द मैच कहा और उसके बाद में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो क्या इस तरह की कोई संकेत जो है नजर आते हैं? ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोनों ही स्तर पर, संगठनात्मक और सरकार के स्तर पर फेरबदल होगा। फिर भाजपा ने उन सीटों को भी रेखांकित कर लिया है जिन सीटों पर वो खुद को कमजोर पाते हैं। उसमें 160 या 65 सीटें हैं और वहां पर जिस तरीके का काम धाम करना है उसको लेकर पटना और हैदराबाद में बैठक भी हो चुकी है अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। तो भाजपा एक ढर्रे पर चल पड़ी है क्योंकि उसे 2024 दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष भी कम तैयारी में नहीं है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल गांधी की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही और दरअसल वहीं से हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे कि विपक्ष खड़ा कहां है। उन्होंने कहा कि देखिए, वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और उस यात्रा के, वैसे तो भारत जोड़ो का मतलब ही होता है कि उसका सांस्कृतिक महत्व है, लेकिन उसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस यात्रा ने एक मोमेंटम तो बनाया है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि आज से 4 महीने 5 महीने पहले कांग्रेस का कोई नाम लेवा भी नहीं था। लेकिन अब भले ही एक नकारात्मक तरीके से ही चर्चा हो रही हो और राहुल गांधी के नेतृत्व पे गली मोहल्लों में सवाल खड़ा किया जा रहा हो, लेकिन चर्चा तो हो रही है। और किसी भी सियासी दल के लिए यह बड़ी चीज होती है कि चर्चा हो, फिर वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। तो एक ये बात तो चल ही चुकी है। अब इस दरमियान जो अल्प विराम रहा, उस अल्प विराम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में राहुल गांधी की, उसमें उन्होंने बड़ी बात कही। वो कह रहे हैं कि साहब, वो जो टहल के देख पा रहे हैं तो उनको जमीन पर हलचल दिखाई दे रही है। मतलब वो कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ माहौल है। अच्छा देखिए, एक बारगी गरीबी बेरोजगारी ये एक मुद्दा तो है ही। अब वो
उस मुद्दे से वोट मिलता है या नहीं मिलता है, ये एक अलग बहस का विषय है। लेकिन महंगाई तो दिखाई दे रही है। तो अब ये जो वो कह रहे हैं कि माहौल है, उस माहौल को अपोजिशन कैश कर पाता है या नहीं, ये एक बड़ी बात है। और ये राहुल गांधी करे, चूंकि अपोजिशन अकेला तो नहीं लड़ सकता है, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस अगर अकेली खड़ी हो रही है तो औंधे मुकर जाएगी। तो सवाल यह है कि वो यूनिटी बन पाएगी या नहीं। अब अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जब बिहार में गठबंधन बना था तो कहा जा रहा था कि साहब नीतीश जी चेहरा होंगे। हालांकि कमलनाथ के बयान और फिर नीतीश जी के इकरार के बाद ये तो हो गया कि अगर राहुल गांधी चेहरा बनते हैं तो उन्हें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर यही बात है कि अगर राहुल गांधी चेहरा बनते हैं तो अखिलेश यादव तो भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन बाहर से कर रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोनी में आइए या हम आगे बढ़ेंगे तो बागपत में आइए या फिर शामली कैराना में आइए, तो कहीं भी पहुंचने से इनकार करते हैं। और वो तो कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण ही नहीं मिला, अखिलेश यादव तो ना वो उस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, ना वो जो गठबंधन जिसको नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं उसमें वो सहभागी बनने को तैयार है। चूंकि वो कांग्रेस के साथ जा नहीं रहे हैं, यात्रा में पहुंच नहीं रहे हैं, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण ही नहीं मिला। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जनता परिवार बनाने में लगे हुए हैं, जिसकी एक कवायद फतेहाबाद में दिखी और जहां कोई नजर नहीं आया। तभी समझ में आ गया था कि नीतीश जी जो जोड़ना चाह रहे हैं वो दरअसल जोड़ने की बजाय घटता जा रहा है। फिर एक कवायद उन्होंने जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तब की, जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जाते हैं और एचडी देवेगौड़ा से मिलते हैं और उस मुलाकात में वो वहां रहते हैं और तभी नीतीश जी से बात भी कराई जाती है और जनता परिवार के एक होने की चर्चा चलती है और उस पर न वो हाँ करते हैं न वो ना करते हैं, बस मतलब एक डोलड्रम वाली स्थिति ही रहती है। तो सवाल यह है कि ना इस जनता परिवार में वो दिखाई दे रहे हैं, ना कांग्रेस के साथ दिखाई देना चाहते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि उनका अपना अनुभव है। वो दिखाई किसके साथ दे रहे हैं? वो केसीआर के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये जो तैयारी है, ये तैयारी वाकई में उतनी मुकम्मल है जो भाजपा को टक्कर दे पाए? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में कोई एक मजबूत गठबंधन नहीं बनेगा तो ऐसी परिस्थिति में क्या भाजपा से दो दो हाथ करने की स्थिति में रहेगा विपक्ष? देखिए, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष मजबूत नजर नहीं आ रहा है और अगर यहां पर एकजुटता नहीं रहती है, जो बात राहुल गांधी ने कही है कि माहौल तो है लेकिन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तो दरअसल अगर बहन जी सपा के साथ नहीं जाएंगी, सपा कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी और कांग्रेस, अब चर्चा है कांग्रेस और बहन जी एक हो जाएंगे, सपा अलग रहेगी, तो ऐसी स्थिति में जो यहां पर त्रिकोण बनेगा वो त्रिकोण तो विपक्ष के लिए बड़ा ही घातक होगा। हाँ, एक चीज ये है कि उधर नीतीश जी हैं, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो एक जातीय कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, लेकिन फिर उसके बरक्स ये भी उठता है कि जो तमाम सर्वे हैं वो सर्वे तो ये बताते हैं कि चेहरे के लिहाज से 50% से ज्यादा नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। ऐसी स्थिति में क्या ये तमाम चेहरे मिलकर नरेंद्र मोदी की स्थिति को कमजोर कर पाएंगे? बावजूद इसके कि महंगाई एक मुद्दा है, बावजूद इसके कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, ये जो तमाम चीजें हैं ये भी यक्ष प्रश्न की तरह खड़ी है। एक और दूसरा, विपक्ष के भीतर की जो अपनी रसाकसी है, जो अपना उधेड़बुन है, वह भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि तैयारी एक तरफ भाजपा की है और एक तरफ विपक्ष की है जो एकांगी है, जिसमें कांग्रेस अपने तरीके से तैयारी कर रही है। वहां बिहार में जो महागठबंधन है उस महागठबंधन के जो अगुवा हैं वो अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा जरूरत है विपक्ष के मजबूत होने की, वहां वो बिखरा हुआ है और जो स्टेट जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश के बाद,
फिर वो चाहे पश्चिम बंगाल हो और चाहे महाराष्ट्र। क्या यहां पर विपक्ष की स्थिति मजबूत है? दिखाई तो नहीं देता है। चूंकि टीएमसी कांग्रेस की अगुवाई में जाएगी, ये तो किसी को हजम नहीं होता है। तो फिर चुनौती कैसे देगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये सवाल फिर वहीं आके खड़ा होता है जो राहुल गांधी कहते हैं कि माहौल तो है, लेकिन विपक्ष को तय करना होगा यूनिटी। तो क्या वो वाकई में हो पाएगी? क्योंकि 2019 में भी यही रोड़ा था और 2024 में भी यही दिखाई दे रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में कम से कम नीतीश कुमार और शरद पवार दिखाई देते हैं, क्या वो उसे एक अम्ब्रेला के नीचे ला पाएंगे जिसका अगुआ जो है वो कांग्रेस हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।